हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, चाहे आप 11th या 12th में हो, दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मुख्य रूप से 11th क्लास में जो यहाँ से टॉपिक पूछा जाता है आता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित मैक्सवेल के सिद्धांत को समझाइए, या मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत में क्या क्या समझाया उसके बारे में आपको समझाना है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, तो यहाँ पर मैक्सवेल का सिद्धांत यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके तरंगों के अभिलक्षण, ठीक है, मतलब कैरेक्टर ऑफ वेव्स, जो भी तरंग के अभिलक्षण हैं, जो उनके गुण हैं, जैसे तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, तरंग संख्या, वेग, इन पर हम चर्चा करेंगे। और इनको सभी को आपको क्रम से तैयार कर लेना है, रटना नहीं है, थोड़ा बेसिक समझना है। देखिए चलिए शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में बात करेंगे। तो जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने अध्ययन किया, जैसे कोई भी आपका रसायनज्ञ होगा, कोई भी भौतिकविद होगा, तो पहले उस क्षेत्र में बृहद अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे मैक्सवेल जी हैं, इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किए, किस सिद्धांत को, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। इन्होंने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं वो तरंग के रूप में होती हैं। किस रूप में होती है? तरंग के रूप में होती है। इसकी प्रस्तुत के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया। जैसे अध्ययन कैसे किया जाता है, मान लीजिए कहीं पे बल्ब ही जल रहा है, तब उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये बल्ब से प्रकाश बाहर फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहा है। और ये ऊर्जा किस रूप में होगा, हमें तो दिखाई दे नहीं रहा है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण हो रहा है, ये तो बिना माध्यम के भी चलता है। प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश है, बहुत दूर है सूर्य यहाँ से, लेकिन फिर भी उसका प्रकाश हमारे यहाँ तक पहुँच रहा है। बीच में हो सकता है कोई माध्यम ही ना हो, निर्वात हो, फिर भी वो प्रकाश हमारे यहाँ तक पहुँच रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका तो कारण होगा। इस प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया और बताया कि कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है, सूर्य से कहीं ना कहीं जो ऊर्जा निकल रही है वो सतत रूप से आ रही है, हमें पता ही नहीं चलता। यदि सतत रूप से नहीं होती तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों क्या होता कि कभी अंधेला हो जाता, कभी उजेला, कभी अंधेला, कभी उजेला, ऐसा होता। लेकिन देखो 12 के 12 घंटे पूरे दिन का दिन रहता है। जब मान लीजिए सूर्य विपरीत दिशा में हो जाता है तो भाई वो तो अंधेला एक आम बात है। तो जब दिन होता है तो ऑल टाइम हमेशा उजेला ही बना रहता है, मतलब ऑल टाइम प्रकाश किरणें आती रहती है। यदि हम यहाँ पर बात करें कि भाई ये सूर्य है हमारा, ये सूर्य है और सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही होती हैं, है ना, सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही तो निरंतर आ रही होगी, तभी तो ये निष्कर्ष निकालिए ना। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर पूरा उजेला है, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के हर भाग में क्या उजेला है। उजेला होने का कारण क्या है कि यहाँ से निरंतर कहीं ना कहीं क्या है, प्रकाश किरणें आ रही हैं, वो भी किस रूप में, हमें दिखाई नहीं दे रही, तो भाई ये तरंग के रूप में होगी। किस रूप में होगी? तरंग के रूप में। तो यहाँ से जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो सतत रूप से, सतत मतलब एक के बाद एक क्रम से वो निकल रहा, और इतना घनिष्ठ, इतना पास पास वो कण है, हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है, डी ब्रॉगली ने बताया था, और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आपने पढ़ा था कि क्या पढ़ा है मेरे बच्चों। यदि नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रकाश किरणें आती है छोटे छोटे बंडल के रूप में पाई जाती है। ये छोटे छोटे बंडल हमें बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे बंडल हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, फोटान। क्या? फोटान बोलते हैं। ये फोटान यानी जो एनर्जी है फोटान के रूप में चलती है। इन सब का अध्ययन करके भाई साहब मैक्सवेल ने भी अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति सिद्धांत कहते हैं। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, समझ में आया? तो उन्होंने पहले सिद्धांत में क्या बताया कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन किसी भी स्रोत से सतत रूप से होता है तथा विकिरण या तरंग के रूप में होता है। यानी कोई भी ऊर्जा स्रोत होगा, वहां से जो ऊर्जा निकलेगी वो सतत रूप से निरंतर चलती है। जैसे मैंने एक सूर्य का एग्जांपल बता दिया। अच्छा, एक बल्ब की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, ये जो बल्ब है, ये बल्ब है, इसमें लगा है फिलामेंट। क्या लगा है? फिलामेंट लगा है। और जब ये जलता है तो यहां से प्रकाश किरणें निरंतर चलती रहती है, बाहर निरंतर प्रकाश किरणें जाती रहती है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल बुझता और, है ना, और मान लीजिए बुझ जाता है फिर जलता है, जबकि ऐसा होता है। एक सेकंड में 50 बार जलता भी है, 50 बार बुझता भी है। तो इतना मतलब कम समय लगता है कि हमें आभास ही नहीं होता है। अर्थात इससे निष्कर्ष निकला कि जो ऊर्जा है निरंतर एक सतत रूप से चल रही है। नहीं तो पता चला प्यारे बच्चों, ये बल्ब है, आधे भाग पे अंधेला हो जाए, आधे भाग पर उजेला, ऐसा नहीं होता है। हर जगह सतत रूप से एनर्जी निकल रहा है,
तो यहां से निष्कर्ष निकाले कि ऊर्जा का जो उत्सर्जन है किसी भी स्रोत से सतत रूप से होता है, जो किस रूप में होता है, या तो विकिरण या तो तरंग के रूप में होता है। यह पहला उन्होंने बता दिया। अध्ययन करने के फलस्वरूप समझ में आ गया। अब आप चाहे फिलामेंट ले लो किसी भी बल्ब का, या आप सूर्य सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सूर्य से प्रकाश किरणें चलती है बेहतरीन रूप से, बिना किसी माध्यम के, बिना कुछ हुए लगातार प्रकाश किरणें आती रहती है, हर जगह उजेला ही उजेला रहता है। तो ये हमारा सबसे बेहतर उदाहरण है। चलिए दूसरा बताया कि विकिरण विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं, यानी किसी भी ऊर्जा स्रोत से, जैसे सूर्य है या बल्ब है, वहां से जो ऊर्जा निकल रही है सतत रूप से, वो जो विकिरण होता है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबंधित होता है, जो एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के कंपन जो करते हैं वो लंबवत होते हैं, तथा विकिरणों के संचरण के दिशा के भी लंबवत होते हैं। मतलब जो विकिरण चल रही है उनके संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। अतः इन विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण अथवा तरंग कहते हैं। देखो सिंपल है, समझ में नहीं आया होगा, मजा आएगा कब, जब इसका डायग्राम समझाएंगे आपको हम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिससे मैं पहले एक डायग्राम ऐसा बना देता हूं कि मान लीजिए यहां पे जो है ये विकिरण की दिशा है ना, और यदि मैं आपसे कह दूं ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब प्यारे बच्चों इधर आपका जो हो जाएगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझ में नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा समझो थोड़ा सा। ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप हाथ के उंगली, तीनों उंगलियों को आप उठाओ, जैसे आप लीजिए अंगूठा हो गया, फिर मध्यमा हो गया और तर्जनी हो गया, 3 ले लो। ठीक है, तीनों को एक दूसरे के लंबवत करो तो डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। तीनों को एक दूसरे के लंबवत करो तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर एक, यदि हमारा ये क्या है, विकिरण है, ये क्या है, विकिरण है, क्या है, विकिरण है। तो विकिरण के जैसे प्यारे बच्चों ये हमारा थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका विकिरण है, ये आपका विकिरण है। तब यदि विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, लंबवत। अब लंबवत में कैसे कह दूं, लंबवत ये आपका ऐसे में यहां पे कर दूं, ये ऊपर की ओर, ये लंबवत हो जाएगा, ऐसा ऐसा लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, ये लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगा, थोड़ा सा दिख नहीं होगा। यदि यहां पे करूं तो ऐसा लंबवत ऊपर की ओर। अच्छा, एक लंबवत ऊपर की ओर हो गया। और हमारा जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो जाएगा। ये देखो, ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, तो इसके भी लंबवत था, ऐसा कर देंगे, इसको ऐसा रहने दो, और यहां पर मैं इसको ऐसा खड़ा कर दूं। ये लो, ये मेरा खड़ा हो गया भाई साहब। ये देखो जरा, आपको थोड़ा सा समझ, ऊपर की ओर है ना, ये मोबाइल के कैमरा के कारण ऐसा है। और एक मैं ऐसा यहां पे चुंबकीय क्षेत्र ऐसा नीचे कर दूं, देखो जरा, तो इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, इसके साथ भी 90 डिग्री। अरे भाई साइड किनारे चल, किनारे, ऐसा देखो, समझ में आया। मतलब ये था हमारा, इसके साथ ही 90 डिग्री बना दिया, और एक ऐसा भी 90 डिग्री बना दिया। तो भाई साहब ऐसा हमारा विद्युत क्षेत्र था, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या था, विकिरण की दिशा थी, है ना। यानी जो आपका विद्युत क्षेत्र देखा जाए, थोड़ा सा देखना, विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है ना, मतलब यहां से निकला और ऐसा कुछ आया, फिर ये लंबवत निकलता है, फिर ऐसा कुछ, फिर ऐसा कुछ, ऐसा चला जाएगा। सही है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। अब देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जो हमारा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको हम ऐसा दर्शा देते हैं, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा तरंग के रूप में चल रहा है। और यदि हम बात कर लें यहीं पे चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा लंबवत निकलेगा, और फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एक दूसरे के लंबवत है, तथा जिस रास्ते से विकिरण चल रहा है उसके भी क्या है, लंबवत है। तब इसे हम कह देंगे क्या, विद्युत भी, चुंबकीय भी, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसलिए तो इन जो सतत तरंग है भाई, स्रोत से जो ऊर्जा है सतत रूप से निकल रही है, ऊर्जा जो है सतत रूप से नहीं, स्रोत से, किसी भी स्रोत से ऊर्जा सतत रूप से निकल रही है, सिंपल है। और सतत रूप से जब निकल रही है तो वो किस रूप में हो सकती है, किस रूप में, तरंग या विकिरण के रूप में। और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा गया। ठीक है, समझ में आया। अगला नंबर बताया गया मैक्सवेल के द्वारा, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी जो ये विकिरण है विद्युत चुंबकीय विकिरण बन चुकी है। जो ऊर्जा स्रोत से सतत रूप से ऊर्जा निकल रही है वो एक तरंग विकिरण के रूप में, अब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण हो गया, तरंग हो गया। तो इसका जो वेग होता है लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्या है,
तरंगों के संचरण हेतु किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कहा गया भाई साहब कि जैसे सूर्य से आने वाली किरणें हैं, बीच में हो सकता कोई माध्यम ही ना हो, ना तो वायु है, ना तो कण है, ना तो धूल है, ना तो कांच है, ना तो पानी है, तो फिर भाई किसी माध्यम के बिना भी हो, है ना, माध्यम कुछ भी नहीं है, निर्वात है, फिर भी वो क्या करता है, आराम से चलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी गया कि सूर्य की किरणें, क्या सूर्य की किरणें। सिंपल समझ में आ गया होगा। चारों जो भी इनके अभिलक्षण थे, यानी जो इनके सिद्धांत में प्रस्तुति था चारों, वो समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फटाफट अब चर्चा करेंगे हम तरंगों के अभिलक्षण के बारे में। सबसे पहले हम तरंगदैर्ध्य की बात करेंगे। तरंगदैर्ध्य है क्या, ठीक है। चलिए डायग्राम के माध्यम से, विथ डायग्राम आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। मैंने भी आपको बताया कि जो भाई साहब ये ऊर्जा है सतत रूप से निकलती है, किस रूप से, सतत रूप से निकलती है, और सतत रूप से निकल करके क्या करती है, तरंगों के रूप में आगे की ओर चलती है। ऐसा मैंने कर दिया, यहां पे एक अच्छा और कर दिया। अब यहां पे मैं थोड़ा सा इसको और आगे भी बढ़ा सकते हो। अब यहां पे मैं एक तरंग का निर्माण कर रहा हूं। ये तरंग निर्माण किया तो ये तरंग चली, लंबवत निकलती है भाई साहब, ऐसे ऐसी ये 90 डिग्री कोण बनाते हुए प्रवेश करते, लंबवत एक दूसरे को ऐसे चलते हैं, है ना, ऐसे आगे चली जाएगी। अब देखो जरा, थोड़ा सा समझिएगा। किसी भी ये जो तरंग है ना, ये तरंग है, देख रहे हो, यानी विकिरण तरंग के रूप में चल रही हैं। तो किसी भी तरंग के अधिकतम ऊंचाई को ये हमारा क्या है, स्रंग है, और अधिकतम गहराई को इसको कहते हैं गर्त। तो ये हमारा क्या बन गया, स्रंग बन गया। क्या बन गया, स्रंग। ये स्रंग है प्यारे बच्चों। और ये भाई साहब ये जो गहराई है इसे बोलते हैं गर्त, है ना, ये गर्त। ओके, समझ में आया। यानी जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे स्रंग बोलेंगे और इसे गर्त बोलेंगे। यहां भी जो भाग होगा ये भी स्रंग ही होगा। क्या होगा, स्रंग होगा। और इसी स्रंग या गर्त को हम क्या बोल देते हैं, आयाम। आप चिंता नहीं करो, है ना, कि अधिकतम ऊंचाई या गहराई को ही हम क्या बोल देंगे, आयाम बोल देंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तरंग दैर्ध्य। चूंकि ये जो तरंग है ना, हमेशा स्रंग और गर्त के रूप में चलते हैं, कंपन करते हैं। जिस प्रकार से आप एक शांत तालाब में, यानी पानी भरा है, शांत है, उसमें एक पत्थर कंकड़ डाल दो तो तरंग निर्माण हो जाता है, भंवरदार मतलब चक्करदार तरंग आपको दिखेगा। एक रस्सी को किसी मतलब स्तंभ से आप बांध दीजिए, यानी किसी एक दूसरे को पकड़ा दीजिए और आप एक हाथ से उस रस्सी को हिलाओ तो सर्प जैसे गति करता है ना, जैसे तरंग आपको दिख रहा है स्रंग गर्त के रूप में, ऐसे ही उस रस्सी का आकार निर्माण होता है। इसी प्रकार से जो ऊर्जा है सतत रूप से एक के बाद एक, यहां पे जो तरंग दिख रहा है ना, ये ऊर्जा के ही कण चल रहे हैं, ऊर्जा के ही कण है ना, ऊर्जा के ही कण है। और ये स्रंग गर्त के रूप में आगे चलते जाते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वो तरंग के रूप में, विकिरण जो है तरंग के रूप में आ रही है हमारे यहाँ तक। पता नहीं कितने स्रंग कितने गर्त का निर्माण कर रहे हैं, वो तो असीमित, असंख्य, कोई काउंट ही नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा। समझ रहे हो। चलो अब देखो, जैसे यहां से चलना शुरू किया तो एक चक्र की बात करूं तो ये आपका अर्ध चक्र हो गया, आधा चक्र। और फिर से यहां से चलना शुरू किया यहां तक, यानी प्यारे बच्चों यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, यानी यहां से कुल मिलाकर यहां तक, यानी एक बार कंपन किया तो जो भी उसको है ना, यहां से यहां तक दूरी है, जैसे यहां से यहां तक बात कर लें तो हमारा स्टार्टिंग यहां हुआ, यहां पे अंत हुआ एक चक्र में, तो इसकी जो दूरी है वो तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। मोटे मोटे तौर पर लोग कहते हैं कि दो क्रमागत स्रंग की बात कर लें चाहे दो क्रमागत गर्त की बात करें, इन दोनों के बीच की दूरी ही तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे लैम्डा से दर्शाते हैं। या हम इसके बीच की दूरी की बात कर लें, इसके बीच की दूरी ये लैम्डा, ये तरंग दैर्ध्य। क्या है, तरंग दैर्ध्य। दो क्रमागत स्रंगों या दो क्रमागत गर्तों की बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। एक्चुअल में जो तरंग दैर्ध्य है, यहां से आप देखो, यहां से तरंग स्टार्ट हुआ और एक बार चक्र, यानी एक चक्र, जैसे मान लीजिए यहां पर पानी एक पत्थर डाल दो तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाता है, चक्करदार, ऐसा आपको आकृति दिखाई दे रही है ना। तो कहने का मतलब इस प्रकार से आपको नजर आता है, ये तरंग के रूप में। समझ रहे हो, यानी एक चक्कर पूरा में कितना दूरी तय कर रहा है वो उसका तरंग दैर्ध्य कहलाता है। यानी यहां से यहां तक कुल मिलाकर के, चाहे आप यहां से यहां तक की बात कर लो तो भी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, चाहे आप यहां से यहां तक उतना ही आएगा। चाहे आप दो स्रंग के बीच ले लो, चाहे आप दो गर्त के बीच ले लो, चाहे आप किसी भी तरंग के
संचरण की दिशा में इन पॉइंटों के बीच का ले लो। दो अर्ध जो आपको दिख रहा है, ये अर्ध तरंग दिख रहा है, ये भी अर्ध तरंग है। एक तरंग यहां से यहां तक का निर्माण हो रहा है। तो ये दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो देखो यहां पर परिभाषा भी लिख दिया हूं। दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंगदैर्ध्य का जो मात्रक होता है एंगस्ट्राम होता है। क्या एंगस्ट्राम होता है। और एक एंगस्ट्राम या एंगस्ट्रॉन भी कहते हैं तो 10⁸ सेंटीमीटर, और यदि हम मीटर में बात करें तो 10⁻−10 मीटर, ये मीटर में है। तो आप लोग यहां पर मीटर बना लेना। एक एंगस्ट्रॉन या एंगस्ट्राम बराबर 10⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका तरंग दैर्ध्य। क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य। अब इसके बाद आता है भाई साहब आवृत्ति। आवृत्ति क्या कहलाता है ये भी आप समझोगे, डायग्राम के माध्यम से ही समझोगे। ये हमारा डायग्राम है, इसी में से हम आवृत्ति समझेंगे। जैसे हमारा एक तरंग मिल चुका कि इस सुरंग और गर्त के रूप में तरंग चलता है। अब किसी भी बिंदु पर हम बात कर लेते हैं, चाहे हम इस बिंदु पर बात कर लें, जैसे हम यहां पर बात कर लेते हैं, बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। बिंदु बी पर 1 सेकंड में कितने तरंग गुजर रहे हैं, 1 सेकंड में कितने तरंग गुजर रहे हैं, यानी 1 सेकंड में समझने की कोशिश करेंगे आप, है ना। 1 सेकंड में कितने तरंग गुजर रहे हैं या इकाई समय में कितने बार कंपन हो रही है। एक बार कंपन मतलब एक तरंग चलेगी, दूसरी कंपन मतलब दूसरी तरंग, तीसरी कंपन मतलब तीसरी तरंग। सिंपल है। यानी किसी भी तरंग के किसी इकाई बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की संख्या या तरंगदैर्ध्य की संख्या, तरंगदैर्ध्य मतलब उतने ही सुरंग बनेंगे। 2 तरंग गए तो 2 बार सुरंग का निर्माण होगा, 3 बार गए तो 3 बार सुरंग का निर्माण होगा। सिंपल है, समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आप लोग एक सिंपल परिभाषा लिख लें कि इकाई समय में तरंगों की कंपनों की संख्या, इकाई समय में मतलब 1 सेकंड में, इकाई समय का मतलब क्या है, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, तरंग कितने बार कंपन करता है वो उसकी कहलाती है आवृत्ति। चाहे आप कहीं भी बात कर लो, चाहे इस बिंदु को ले लो, चाहे इस बिंदु को ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, तरंग के किसी भी बिंदु पर ले लो, इकाई समय में उस बिंदु से कितने बार तरंग गति कर रही है, कितने बार तरंग वहां पे आई, कितने तरंग दैर्ध्य वहां पे बने, कितने बार तरंग दैर्ध्य का निर्माण हुआ या वहां पर कितना कंपन हुआ, उसकी संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का इकाई हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब बात कर लेते हैं बेग। अब देखो बेग का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी उसका बेग कहलाती है, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल है, 1 सेकंड में, है ना। क्या 1 सेकंड में तय की गई दूरी, यानी दूरी बटा समय हो जाएगा। बेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, दूरी को हम सेंटीमीटर, समय को सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड कर सकते हैं। 1 सेकंड में तरंग कितना दूरी तय करता है, चाहे ये 2 बार यानी कंपन कर ले, है ना, यानी 2 बार सुरंग गर्त का निर्माण कर ले, 3 बार कर ले, 4 बार कर ले, 5 बार कर ले, इससे मतलब हमको नहीं है। जैसे हमारे पास एक सुरंग बना है ना, 1 सेकंड में मान लीजिए एक ही बार सुरंग बना, एक गर्त बना, तो 1 बार कंपन कर लिया। यदि मान लीजिए 2 सुरंग 2 गर्त का निर्माण कर रहा हो, 3 सुरंग 3 गर्त का, ऐसे ही आगे करता जाए, तो भाई साहब इकाई समय में कितना वो दूरी तय कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, उसका क्या कहलाता है, बेग कहलाता है। ठीक है। आयाम की बात कर लें तो अभी हमने आपको समझाया था कि जो सुरंग है ये गर्त है, जो अधिक होगा यानी किसी भी तरंग के अधिकतम सुरंग की ऊंचाई या अधिकतम गर्त की गहराई, जो 2 में से कोई भी अधिक हो सकता है, सुरंग अधिक हो जाए या गर्त अधिक हो जाए, तो अधिकतम सुरंग की ऊंचाई या अधिकतम गर्त की गहराई ही उसका आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, आयाम। यानी प्यारे बच्चों यहां पर आप समझो कि ये जो सुरंग है इसकी ऊंचाई अधिकतम हो चाहे इसकी ऊंचाई, 2 में से किसी का भी ऊंचाई अधिकतम हो, वो अधिकतम ऊंचाई ही उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। जो आपका तरंग है दिख ही रहा है, सुरंग गर्त के रूप में गति कर रहा है, तो अधिकतम सुरंग की ऊंचाई या गहराई आयाम कहलाता है। सिंपल है, रटना है नहीं। आवर्तकाल क्या कहलाता है भाई साहब, कि एक कंपन कर रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि यहां से यदि तरंग चला यहां तक पहुंचा तो इसका एक कंपन कहलाया। क्या कहलाया, एक कंपन। फिर से दूसरे बार चला भाई, फिर आया तो 2 कंपन, 3 कंपन, 4 बार कंपन, 5 बार कंपन कर रहा है। मतलब यहां पर गुजरने वाले तरंगों की संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है। एक कंपन मतलब 1 बार तरंग चला गया, 2 कंपन 2 तरंग गए, 3 कंपन मतलब 3 तरंग गए। अब बोल ये रहा है कि एक कंपन में कितना समय लगता है, किसी भी तरंग के एक कंपन में, एक बार किसी बिंदु से एक बार एक तरंग गति कर रहा है, तब वहां पर एक कंपन में कितना समय लग रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, यानी एक सुरंग और एक गर्त निर्माण में, किसी भी तरंग को एक सुरंग और एक गर्त के निर्माण में कितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, जिसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं।
तरंग संख्या को प्रति सेंटीमीटर में तरंग दैर्ध्य की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तरंग संख्या का हो जाता है म्यू बार बराबर 1/λ। तो मुख्य रूप से जो थे वो मैंने करा दिया। हो सकता है आप लोग नोट्स भी बनाते होंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, और यदि आपको नोट्स लेना है हैंड रिटन तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है। 100 रुपये चार्ज लगता है, वन सब्जेक्ट का बेहतरीन नोट्स दिया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।